हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग अभी देखेंगे जेटेट के लिए जितने भी हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में जो भी आपका क्वांट्स से रिलेटेड यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स है वो सारा मैं आपको डील कर रहा हूँगा। मेरा नाम है राज दास, ठीक है? और बाकी जो चैप्टर्स है हमारी पूरी टीम आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाएगी, ठीक है? तो बने रहना है, बिल्कुल भी बहुत ही मज़ा आने वाला है टोटल कॉन्सेप्ट में और हम लोग बहुत ही आसान से ईज़ी वे में बहुत इत्मीनान से इस पूरे जर्नी को हम लोग कवर करेंगे और सीखेंगे, ठीक है? जो कि हमारा जो पहला चैप्टर है क्वांट्स में हम लोग देखोगे क्या है कि ये हमारा है ज्योमेट्री, ठीक है? ये हमारा ज्योमेट्री है। तो हम लोग को ज्योमेट्री पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है? और उस तरीके से हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे जैसे-जैसे हम लोग चैप्टर्स खत्म करते चलेंगे। ये कोर्स मात्र अभी शायद 500 रुपीज़ का ही है, तो अगर जो लोग नहीं जुड़े हो उसको भी अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी जुड़ सके। ये पहले 100 विद्यार्थियों के लिए मात्र 500 रुपीज़ है, तो ये बड़ा ही सुनहरा ऑफर है आप सबके लिए, ताकि हम लोग ज्वाइन करें और टीचर बनने का जो स्टेप है उस स्टेप में एक कदम हम आगे रख लें। चलो, तो बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, जिस वजह से हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, तो वो है हमारा ज्योमेट्री, ठीक है? ज्योमेट्री नाम से ही समझ में आना चाहिए कि जियोमेट्री, देखो ज्योमेट्री जो है ये 2 वर्ड से बना है। ज्योमेट्री जो है वो 2 वर्ड से बना है। एक तो हो गया जियो और एक हो गया मेट्री, ठीक है? ये वर्ड कहाँ से आया है दोनों वर्ड? ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है? दोनों ग्रीक से आया है। जियो का मतलब जो होता है वो होता है भूमि। जियो का मतलब होता है भूमि और मेट्री का जो मतलब होता है वो होता है मापन, ठीक है? मापन। जियोमेट्री का मतलब होता है भूमि मापन, ठीक है? तो ये हमारा जियोमेट्री का टोटली मतलब होता है। देखो जियोमेट्री में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे, पहले ये बात हम लोग को समझना है, ठीक है? हमारा जो चैप्टर में है क्या-क्या है, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे जीरो डायमेंशनल। क्या होता है ये जीरो डायमेंशनल? ठीक है, जीरो डायमेंशनल। उसके बाद आप देखोगे वन डायमेंशनल क्या होगा, हम आगे सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, ठीक है? ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो पॉइंट होता है, पॉइंट, एक अगर हम पॉइंट की बात करें तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, मतलब ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें कितने डायमेंशन दिख रहे हैं? तो कहोगे सर ये इसमें तो एक भी डायमेंशन नहीं है, तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये पॉइंट कैसा है? ये जीरो डायमेंशनल फिगर है। जो हमारा पॉइंट है वो कैसा है? जीरो डायमेंशनल फिगर है। और ये पॉइंट बड़ा भी हो सकता है, कहोगे सर ये बड़ा हो गया, ये और छोटा, 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 जितना भी कुछ भी लिखते चले, जितना भी डालते चले, ये सारा क्या है? सारा पॉइंट है और सब ही कैसा होता है? जीरो डायमेंशनल होता है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? तो अ सर्कल विच डू नॉट हैव रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट। ऐसे सर्कल जिसमें रेडियस नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। यानी कि ऐसे सर्कल जिसमें कुछ भी ना हो, रेडियस नहीं है, यानी कि लेंथ हाइट ब्रेथ कुछ भी नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे देखोगे लाइन क्या होता है? लाइन, रेखा, ठीक है? यहाँ हम लोग पढ़ोगे एकदम खूबसूरत खूबसूरत नाम आएगा, रेखा, किरण, ठीक है? तो आप लोग देखो रेखा क्या होता है, लाइन क्या होता है? तो लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स दैट शुड बी इन वन डायमेंशन which can be extended on the both ends point। कहने का क्या मतलब है कि लाइन क्या है? लाइन क्या है, रेखा क्या है कि अगर हम पॉइंट्स को लेते हैं तो पॉइंट्स में तो हमने कहा एक भी डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसी पॉइंट को हम अरेंज करते चले आगे की ओर, इसी पॉइंट को हम अरेंज करते चले आगे की ओर या पीछे की ओर, कहीं भी इस तरीके से अरेंज करते चलते हैं, तो ये जो फॉर्म हो रहा है यही हमारा फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ये लाइन कहलाता है। ये फॉर्मेशन क्या कहलाता है? लाइन कहलाता है, ठीक है? और इसमें कितने डायमेंशन है? तो कहोगे सर इसमें तो एक ही तरफ से दिख रहा है, तो डायमेंशन कितना हो गया? वन डायमेंशनल। तो ये कितने डायमेंशनल हो गए? वन डायमेंशनल। ये हो गया हमारा वन डायमेंशनल और इसका अनंत तक है, ये नहीं समझना कि यही तक रुका है। ये लाइन क्या होता है? अनंत तक, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये मतलब जा रहा है आ रहा है, बस चलता जा रहा है, ये रुका हुआ नहीं है कहीं भी। उसको हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं।
बात समझ में आ रहा है? पॉइंट को हम अगर एक लाइन से अरेंज करते चलते हैं, एक दूसरे पे आगे इस तरीके से बनाते चलते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? लाइन कहलाता है। और लाइन क्या होता है? इनफाइनाइट टर्म तक जाता है, अनंत काल तक जाएगा ये। चलो अब बात करते हैं क्या? रेखाखंड की। लाइन अगर क्लियर है तो हम बात करेंगे रेखाखंड। रेखाखंड देखो, लाइन क्या होता है? लाइन होता है रेखा, और लाइन सेगमेंट क्या होता है? रेखाखंड, यानी कि उस रेखा में से एक टुकड़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में समझो कि हमने इसको एक लाइन ड्रॉ किया। अब ये लाइन क्या है? ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। लेकिन अगर हम इसी लाइन में हम एक पॉइंट यहां पर बना दें और इस पॉइंट का नाम दे दे ए, इस पॉइंट का नाम दे दे ए, यहां पर एक पॉइंट और बना दे, इस पॉइंट का नाम दे दे बी, तो ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ हमारा, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम क्या कह देंगे? रेखाखंड। इसको हम क्या कह देंगे? रेखाखंड। और ये रेखाखंड इनफाइनाइट नहीं होगा, ये तो एक प्रॉपर डिस्टेंस होगा, ठीक है? कोई दूरी होगी जो यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस होगा, मान लो ये x डिस्टेंस है, या तो x है। अगर हम इस तरीके से ऐसे बनाते हैं, कहते हैं कि ये वाला जो हमारा दूरी है, ये टोटल मान लेते हैं 5 मीटर का है, तो ये हमारा क्या बना हुआ है? यही हमारा रेखाखंड है, यही हमारा रेखाखंड है, यही हमारा लाइन सेगमेंट है, यही हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट भी आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और ये सब कैसे फिगर है? तो वन डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि इसमें एक ही तरफ का डायमेंशन है ना, एक ही तरफ का डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग 1 डायमेंशन के बाद 2 डायमेंशनल देखेंगे, 2 डायमेंशन में कैसे कैसे फिगर आते हैं। चलो अब बात करते हैं कि समांतर रेखा क्या होता है और ट्रांसवर्सल रेखा क्या होता है। समांतर रेखा क्या होता है और ट्रांसवर्सल रेखा क्या होता है? देखो, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, हमने एक लाइन ड्रॉ किया सीधा, ठीक है? हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, थोड़ा इसको थिक कर दे, ठीक है? और एक लाइन और ड्रॉ कर रहे हैं इसी के जस्ट साथ साथ, एक लाइन और ड्रॉ कर रहे हैं, और ये हमारा दूसरा लाइन हो गया, ठीक है? चलो ये दोनों लाइन, अब क्या है कि ये दोनों लाइन क्या है? ये दोनों लाइन एक दूसरे के जस्ट क्या है? पैरेलल है। पैरेलल कहने का मतलब क्या होता है कि ये दोनों को हम कितना लाइन भी कितना भी आगे बढ़ा दे, इन दोनों लाइन को हम अनंत काल तक आगे बढ़ाते चले जाएं, इस तरफ से आगे बढ़ाते चले जाएं, ये दोनों आपस में कभी नहीं कट करेगा, ठीक है? ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से तुम और तुम्हारी क्रश, भले ही कितना क्रश हो, आपस में कभी नहीं मिलोगे, उसी तरीके से ये दोनों लाइन भी आपस में कभी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो दो लाइन, ऐसे दो लाइन जो आपस में कभी कट ना करे, चाहे हम उसको कितनों भी बढ़ाते चले जाए, वो हमारा क्या लाइन कहलाता है? वो हमारा कहलाता है पैरेलल लाइंस। अच्छा, ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होता है? अगर कोई लाइन, ठीक है, अगर कोई लाइन एक दूसरे को काट देता है, देखो जैसे कि ये क्या किया कि ये जो लाइन है, ये सिंपली क्या कर रहा है कि कट कर दे रहा है, ये लाइन क्या कर रहा है? सिंपली कट कर दे रहा है, ठीक है? देखो ये लाइन क्या किया? कट कर दिया, इन दोनों लाइन को कट कर दिया, तो ये जो लाइन क्या कहलाया? ये वाला जो हमारा लाइन हो गया, ये हमारा लाइन कहलाया ट्रांसवर्सल, ठीक है? ये जो हमारा लाइन कहलाया, ये क्या कहलाया? ट्रांसवर्सल। एकदम आसान से, एकदम बेसिक से, इत्मीनान से हम लोग सीखेंगे, ठीक है? चलो, तो ये वाला जो लाइन हो गया, ये ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों आपस में कैसे लाइंस है? तो ये दोनों आपस में लाइंस पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं कट करेंगे, चाहे हम इसको कितना ही बढ़ा दें, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। अब अगला जो है रे। अब कहोगे सर लाइन और रे में क्या डिफरेंस है? दोनों तो लगभग लगभग एक ही बात होना चाहिए। अब देखो, लाइन और रे में डिफरेंस क्या होता है, समझो। लाइन, हमने क्या कहा कि जब हम लाइन बनाते हैं तो ये तो इनफाइनाइट से आता है और इनफाइनाइट को जाता है, ये हमारा लाइन। लेकिन रे क्या होता है? रे मतलब किरण। अच्छा, अब देखोगे क्या होता है रे, कि हम क्या कहें कि रे किसको कहते हैं? किरण। एक तो होता है हमारा सन रे, ये मान लेते हैं ये सूर्य है हमारा, और इससे जो किरण निकलती है, इससे जो किरण निकलती है उसको हम लोग किरण कहते हैं, उसको भी रे कहते हैं। तो यहाँ पर हम रे, इसको लाइन क्यों नहीं कह रहे, इसको रे ही क्यों कह रहे हैं? तो देखो क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसके पास ना एक फिक्स्ड पोजीशन है, हमको पता है कि ये कहाँ से आ रही है और ये कहाँ तक जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? लेकिन हमको ये पता है कि ये कहाँ से आ रही है। सेम चीज हमारा रे और लाइन में डिफरेंस क्या है कि रे, लाइन जो है ये तो इनफाइनाइट से आया, इनफाइनाइट को गया। लेकिन रे क्या होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से ये आगे की ओर बढ़ता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से ये आगे की ओर बढ़ता है, और इसको हम कहते हैं रे, इसको हम कह देते हैं क्या? रे।
यानी कि वो लाइन जो एक फिक्स पॉइंट से बढ़े, यानी कि यहाँ पर हम कहें ए, तो ये हमारा लाइन आगे बढ़ते जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रे हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, हमको समझ में आ रहा है पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, रे और लाइंस में क्या डिफरेंस होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, हम लोग सारा कुछ देखे और सारा कुछ अब आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठा हुआ है। चलो अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा आगे कोण की, यानी एंगल की। एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, समझना है थोड़ा सा, और बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, एकदम पीस ऑफ केक है, मैथमेटिक्स ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो देखोगे, टू नन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर रे, कोलिनियर रे, देखो यहाँ पर क्या बात लिखा हुआ है, कोलिनियर रे, लाइन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स्ड पोजीशन से हम लोग का रे निकलता है, तो एक फिक्स्ड पॉइंट से दोनों दो रे निकल रहा होगा एक ही फिक्स्ड पॉइंट से, विच है वन कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका एक ही कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रे बनाया ऐसे, देखो यहाँ से हमने ऐसे एक रे बनाया, हम कहें कि ये हमारा रे बन गया, ठीक है, ये हमारा रे बन गया, ठीक है, ये हमने एक रे बनाया, और हम कहें कि ये वाला पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यही से रे निकल रहा है, तो एक रे तो ये निकल रहा है, ये आगे जा रहा है, हमने इसी पॉइंट से एक और रे निकाला ऐसे, यहाँ पे ये भी जा रहा है, तो अब देखोगे क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में ये वाला जो गैप बन रहा है ना, ये गैप, इसी को हम कहते हैं एंगल, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल, ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं, एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। तो कोण क्लियर है, कोण क्लियर है। अब हम कहें कि अगर हम एक यहां से पॉइंट लिए, यहां से हमने बढ़ाया, स्टार्ट किया इसको बढ़ाना, ठीक है, हमने इसको आगे बढ़ाया, अब दूसरी केस में क्या करें कि यही पॉइंट से फिर से उठाओ, और हमने फिर से ऐसे एकदम सीधा ड्रॉ कर दिया, ये भी हमने ड्रॉ किया, तो ये जो एंगल बना इन दोनों के बीच, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा एंगल कहलाएगा, ठीक है, इन दो रे के बीच में जो ये दिख रहा है, यही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। और ये देखो, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइंस है, क्योंकि एक दोनों को कट कर रहा है, तो ये दोनों लाइन आपस में अगर हम आगे तक बढ़ाते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये एकदम सीधा काट रहा है, तो ये आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये आपका टोटल डिग्री में हम निकाल दिए कि 90 डिग्री। अलग अलग एंगल हो सकता है, हम लोग एंगल्स को भी पढ़ेंगे अभी आगे कि ये 90, 45, 30, 60 कब होगा, कैसे होगा, सारा कुछ देखेंगे, और बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे। चलो और देखो, टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला टाइप क्या है, पहला टाइप जो है, एक है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है समझना है, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ऐसे कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाती है, न्यून कोण कहलाता है। यानी अगर हम कोई एंगल बनाते हैं, अगर हम कोई एंगल बनाते हैं ऐसा, देखो ये लाइन तिरछा है, अगर ये एकदम सीधा होता तो 90 डिग्री पे कट करता, लेकिन ये तिरछा है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री से कम है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। अगर ये थीटा है, तो थीटा का जो वैल्यू होगा, ये जो थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा वो कम होगा 90 डिग्री से, थीटा का जो वैल्यू होगा वो कम होगा 90 डिग्री से। तब हम क्या कह सकते हैं, ये कैसे कोण बने, तो ये न्यून कोण बना, ठीक है, ये कैसा कोण बना, न्यून कोण बना। तो हम क्या क्या कह सकते हैं सर, अगर ये 89 डिग्री है, तो हम इस कोण को क्या कहेंगे, कैसा कोण है ये, तो कहोगे सर ये न्यून कोण है, ये हमारा अक्यूट एंगल है। अगर ये 45 डिग्री है, तो ये कैसा कोण है, अक्यूट एंगल है, ठीक है। अगर ये 65 डिग्री है, तो कैसा कोण है, ये अक्यूट एंगल है। क्लियर है, यानी 90 से होने वाले, जो 90 से कम होने वाले जितने भी कोण है, वो सब क्या है, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, न्यून कोण। अब आगे देखो, सेकंड क्या है, समकोण। समकोण मतलब होता है राइट एंगल, समकोण हो गया हमारा राइट एंगल। राइट एंगल यानी ऐसे कोण जिनकी माप 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है, ठीक है। ऐसा जो 90 डिग्री का कोण बना है, जैसे कि हम पीछे भी बनाए थे, 90 डिग्री का जो अगर कोण बनाता है, तो वो हमारा समकोण कहलाता है। जैसे कि ये मान लेते हैं, ये 90 डिग्री का कोण है, ये मान लो 90 डिग्री का कोण है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे, या फिर राइट एंगल, राइट एंगल कहेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। वो भी कहाँ वर्क होता है, 90 डिग्री पे ही, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होता है। ये हमारा राइट एंगल है, और अगर हम इसको, इन दोनों को जोड़ दें, तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। और ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये एक कोण 90 डिग्री होता है। बात समझ में आ रहा है? यही बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे कैसे ये हमारा किस तरीके से हम इसको बाकी साइड्स को निकालना होता है, ठीक है। 90 डिग्री मैं जैसे कि कह रहे हैं कि ये वाला साइड 3 है, ये वाला साइड 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 5। कैसे आया देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे, ठीक है। चलो, कह रहा है कि अधिक कोण क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ठीक है। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज, ऐसे कोण जिनका माप 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से कम हो, वो क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है, ठीक है। यानी कि 90 से तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन 180 से कम होना चाहिए। 90 से तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन वो 180 से कम होना चाहिए। मान लेते हैं हमारा एंगल अगर कोई थीटा है, तो ये जो थीटा का वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। 180 डिग्री से कम होगा। तो थीटा कहां से कहां के बीच में लाई करेगा? जो थीटा है हमारा, जो एंगल है, वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा? तो कहोगे सर 90 से ऊपर और 180 से नीचे, यानी कि वो हमारा 91 हो सकता है, 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, 155 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 180 के नीचे तक ही रहेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? जैसे कि देखो, अगर हम सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से बनाते तो ये 90 डिग्री बनता है। इसको अगर थोड़ा सा और ऐसे टिल्ट करोगे, ऐसे तरीके से घुमाओगे, तो ये हमारा इस तरीके से कोण बनेगा। अब ये कोण 90 से 100% बड़ा होगा, तो ये हमारा मान लेते हैं 120 डिग्री है, तो ये कैसा एंगल बना? ये हमारा अधिक कोण बना, ऑब्ट्यूज एंगल बना। तो ऑब्ट्यूज एंगल भी क्लियर होगा। हम लोग थोड़ा सा फास्ट इसको खत्म करेंगे, क्योंकि बेसिक सी चीजें हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और उन क्वेश्चंस को हमको किस तरीके से एकदम तेजी में डील करना है, मतलब सेकेंडों में आंसर आए, इस तरीके से हमको सॉल्व कर लेना है। कंप्लीमेंट्री एंगल, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या कह रहा है कि टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री is called complementary, ठीक है। कंप्लीमेंट्री यानी कि कैसा कोण? पूरक कोण, ठीक है। कौन सा कोण हो गया? ये पूरक कोण। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि दो ऐसे एंगल जिनको अगर हम जोड़ दे तो उनका सम बने 90 डिग्री, जिनका सम बने 90 डिग्री। यानी कि अगर हम कहें कि हमारे पास एक एंगल है और ये एंगल 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये एंगल हमारा 40 डिग्री का है, तो हम कहें कि बताइए इसका जो है पूरक कोण क्या होगा? इसका पूरक कोण, इसका पूरक कोण क्या होगा? इसका पूरक कोण क्या होगा? तो हम क्या कहें कि पूरक कोण ये होता है कि अगर कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण है। यानी कि अगर एक एंगल हमारा 40 डिग्री है तो दूसरा एंगल जो इसका पूरक कोण बनेगा वो क्या होगा, ये पूछा गया है। लेकिन इन दोनों को जोड़ हमेशा कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, तभी वो पूरक कोण है, तभी वो पूरक कोण है। तो आप इजीली कह सकते हो कि सर ये 50 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो जाए वो हमारा पूरक कोण होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे कंप्लीमेंट्री एंगल। मान लेते हैं कि ए, पहला एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है, तो ए प्लस बी का जो वैल्यू होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। ए प्लस बी का जो वैल्यू होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। हम कहे बताओ एक एंगल हमारा दिया हुआ है 45 और 45 डिग्री एंगल का पूरक कोण क्या होगा? कौन सा होगा? तो सर 45 का 45 ही हो जाएगा, क्योंकि 45 ही 90 होता है, तो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 45 का 45 डिग्री हो जाएगा। सेकंड, अगर हम कहें 60 डिग्री है, इसका पूरक कोण, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 60 डिग्री का पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 60 ये है तो इसके साथ क्या बनेगा? 30 डिग्री। 60 ये है तो इसके साथ क्या बन जाएगा? 30 डिग्री बन जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। चलो, हम कहें कि अगर 25 डिग्री है तो यहाँ पे 35 डिग्री है मान लो, चलो 35 डिग्री है, 35 डिग्री के साथ क्या बनेगा? तो क्योंकि इसका पूरक कोण 55 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 35 प्लस 55 करेंगे तो 90 आएगा। तो ये हो गया हमारा पूरक कोण भी, आई थिंक क्लियर है आप सब। आगे बढ़ते हैं।
सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण क्या होता है, ये जरा सा समझना है। समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो कोण जिनकी मापों का योग 180 हो। कितना हो? 180। पूरक और समपूरक समझना है। पूरक कितना? 90 डिग्री। दो कोणों का सम कितना? 90 डिग्री। समपूरक दो कोणों का सम कितना? 180 डिग्री। ठीक है, दो कोणों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 180। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि सर अगर एक एंगल हमारा ए है तो दूसरा एंगल बी है, तो a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो इसमें 180 डिग्री का होगा। a प्लस बी का जो वैल्यू होगा इसमें कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का वैल्यू होगा। चलो, तो ये हमारा हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एक एंगल 120 डिग्री का है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या बनेगा? इसका जो सप्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा? तो कहोगे सर 120 ये है तो दोनों का सम होना चाहिए 180, यानी कि ये हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा। हम कहें 90 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो कहोगे सर 90 डिग्री ही होगा 180। 70 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो कहोगे सर 110 डिग्री होगा। ये हो गया सप्लीमेंट्री। ठीक है, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा सप्लीमेंट्री है। एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री इफ अगर एंगल ए इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, फाइंड एंगल बी। एंगल बी क्या होगा? ये हमारा अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो हम क्या आंसर करेंगे? देखो, कह रहा है ए और बी आर सप्लीमेंट्री। ए और बी दो एंगल है, दोनों कैसे हैं? सप्लीमेंट्री है। एंगल ए दिया है 100 डिग्री, हमसे कहा है कि बी कितना होगा। अब जितना देर में मैं समझा रहा हूँ ना उतना देर में तुम लोग का आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, आंसर भी आ गया होगा वीडियो में ही। तो अब क्या होगा? आपको सर एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर होगा 180 डिग्री, जिसमें से एंगल ए का तो वैल्यू 100 है, तो 100 प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 180। ठीक है, 100 प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 180। 100 प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो 180 कि हम आगे सॉल्व कर रहे हैं इस तरफ। इस बी को यहीं छोड़ो, 100 को इस तरफ उठा के पटकेंगे। ठीक है, इक्वल टू के अपोजिट साइड में उठा के पटकोगे। देखो 100 प्लस में है तो ये उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी बी बराबर क्या आएगा? कहोगे सर 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। तो एंगल बी कितना आएगा? एक 80 डिग्री आएगा, 80 डिग्री आएगा। ये हमारा आंसर होता है। क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत ही इजी है और समझ में भी आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करना है, यहां पर लिखा है शीर्ष भिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाम से ही समझ में आता है, वर्टिकल मतलब क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, यानी एक नीचे है सर तो दूसरे का सर ऊपर होगा, ऐसा उसको कहते हैं वर्टिकल। जैसे कि अभी इस तरफ देख रहे हैं तो मेरा वर्टिकल कौन होगा? इस तरफ जो देख रहा होगा। हम ऊपर अगर खड़े हैं तो वर्टिकल क्या होगा? नीचे वाला वर्टिकल होगा। ठीक है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल अपोजिट। अब जैसे कि हम एक लाइन ड्रॉ किए, ये दोनों ऐसे, ध्यान से देखना। अब ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये वाला एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में कैसा होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम इस तरीके से इधर वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल आपस में क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब इक्वल होता है, यानी कि हम सिंपली अगर कहें कि ये वाला जो हमारा एंगल है, ये अगर हमारा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है और इसको हम कहते हैं एंगल 3 और इसको कह दिया एंगल 4, तो जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल 1 जो होगा बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 1 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 2 के। सेम एंगल 4 और एंगल 3 भी क्या होगा आपस में? एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। बात समझ में आ गया होगा अब तक? देखो एक और ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। हम कहें कि बताइए ये वाला अगर एंगल 40 डिग्री है,
ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये नीचे वाला एंगल कितना होगा? तो कहोगे सर बहुत आसान है, ये भी 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है, समान होता है, इक्वल होता है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये इस तरीके से याद रखना है कि एंगल A1 एंगल 2 बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 3 बराबर होगा। ये आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसी तरीके से इस तरफ वाला भी अगर एंगल आएगा तो वो इधर वाले एंगल के साथ बराबर होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल की। ठीक है, अल्टरनेट एंगल की। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? देखो, अल्टरनेट ना दो तरीके का होता है। एक तो होता है अल्टरनेट इंटीरियर और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब देखोगे, समझोगे कि क्या होता है ये। अगर हम दो लाइन बना रहे हैं, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये दोनों लाइन कैसे हैं? पैरेलल है। पैरेलल लाइन पता है ना क्या होता है? वो दोनों जो कभी भी एक दूसरे को कट ना करें, ठीक है, वैसे लाइन समांतर, समांतर लाइन। और ये वाला लाइन याद होगा, ये ट्रांसवर्सल है, छेदक रेखा है, ये समांतर रेखा है। तो ये दोनों, हाँ, अब अल्टरनेट एंगल क्या होता है? तो अल्टरनेट भी दो तरीके का होता है। अल्टरनेट भी हमारा दो टाइप का होता है। एक तो होता है अल्टरनेट इंटीरियर और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखो, कभी भी कोई कहीं भी किसी भी फिगर में अगर जेड बनता हुआ दिखे ना, जेड बनता हुआ दिखे तो समझ लेना है कि वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो, इसको पहचान सबसे बेस्ट चीज क्या है कि अगर कहीं भी जेड बनता हुआ दिखता है इस तरीके से, तो वो दोनों एंगल जो होगा, वो दोनों एंगल आपस में क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और जेड जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसे ही बने, ऐसे ही बन सकता है। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, इस तरीके से ही बन सकता है। ये दोनों भी आपस में क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। बात समझ में आया? अगर हम इन सारे कोण को हम लिख दें यहाँ पे, ठीक है, एकदम बढ़िया से, चलो इन सारे कोणों को हम लिख दें। मान लेते हैं कि ये वाला जो कोण है ये हमारा 1 डिग्री का है। 1 डिग्री मान लो, ये इसका, ये हमारा x है, ये y है, ठीक है, ये z है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये e है। ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। अब देखोगे, कहोगे सर इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करें? तुम कहेंगे जहां जेड बन रहा होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर है। और अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं मतलब कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। तो कहोगे सर जेड कहाँ बन रहा है? हमें तो ना दिख रहा। यहाँ देखो, अच्छे से देखोगे, यहाँ पे ये लाइन, क्या ये लाइन जेड बना रहा है? कहोगे हाँ सर बना तो रहा है। तो ये एंगल है हमारा ए और ये एंगल है हमारा बी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो होगा, एंगल ए जो होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, एंगल बी के। एंगल ए जो होगा वो बराबर होगा एंगल बी के। ठीक है, एंगल ए जो होगा वो बराबर होगा एंगल बी के। एंगल ए जो होगा बराबर होगा एंगल बी के, क्योंकि ये वाला हमारा बन के आ गया अल्टरनेट इंटीरियर है। सेम चीज कहोगे यहां से ऐसे जा रहा है कि ये वाला भी, ये, चलो दूसरे कलर में देखते हैं। अब हम कहें ये वाला देखो, तो ये जो जेड है ये ई है, तो एंगल जेड जो होगा वो बराबर होगा एंगल ई के। एंगल जेड जो होगा वो बराबर होगा एंगल ई के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। ठीक है, उसी तरीके से जस्ट इसके ऊपर वाला भी वो हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कौन सा? ये वाला x और ये वाला d, ये हो जाएगा आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो, अपोजिट अपोजिट का लिए ना पहले, ये अगर हम a लिए तो इधर का b आया, इधर z लिए तो इधर का e आया। ठीक है,
तो ये दोनों तो अंदर वाला था, दोनों ट्रायंगल दोनों एंगल जो है वो अंदर के थे। ए के साथ कौन मिला? बी। ए के साथ कौन मिला? बी। ए के साथ कौन मिला? बी। ठीक है, ए के साथ कौन मिल गया? बी। वही जेड, जेड और ई आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सेम सेम इसी तरीके से सेम इसी तरीके से सेम इसी तरीके से ये जो y है ना, y बाहर है, एक्सटीरियर है, बाहर है, बाह्य, ठीक है, तो ये y इस c के साथ इक्वल होगा। एंगल y जो होगा, ऊपर लिख दे रहे, एंगल y जो होगा वो बराबर होगा एंगल c के। एंगल y जो होगा बराबर होगा एंगल c के, और एंगल x जो होगा वो बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के, एंगल d के। एंगल x जो होगा वो बराबर होगा एंगल d के। क्लियर है? तो ये दोनों कैसे बने? ये दोनों कैसे? सर अल्टरनेट इंटीरियर अंदर वाले हैं। ये दोनों कैसे हैं? तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर बाहर वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई भी समस्या नहीं है? चलो, तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल्स, जिसको कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण। अब बात करेंगे हम लोग संगत कोण की, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, जरा ध्यान से समझना है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ध्यान से समझना है इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, चलो, फिगर तो हमने बना हुआ है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इसको हम डार्क कर दे रहे हैं। चलो, ये हमारा फिर से ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ये दोनों हमारा कैसे लाइन है? पैरेलल लाइंस है। ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, और इसको कहते हैं संगत कोण। कैसे कोण कहलाते हैं ये? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अच्छा, कैसे इक्वल हो जाएगा? कैसे सर, थोड़ा सा समझा दीजिए बढ़िया से। थोड़ा देखो, समझोगे। हम अभी अभी क्या पढ़े थे? पीछे पढ़े अल्टरनेट वाला। हम कहे कि अगर हम अल्टरनेट पूछते तो सर ये तो बहुत आसान था कि आप कहे कि जेड जहां बनेगा वो दोनों इक्वल होगा, तो हम यहाँ जेड बन रहा है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल है, तो कहोगे हाँ बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि ये जो एंगल यहाँ पर इस फिगर में दिखना है कि ये जो पूरा बनता हुआ आ रहा है ऐसे, ये वाला और ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है? यानी कि ये वाला और ये वाला तो आपस में इक्वल है, और ये इक्वल है। मतलब कि हम कहें कि ये अगर मान लो अगर ये हमारा 40 डिग्री का है, मान लेते हैं ये 40 डिग्री का है, तो ये भी कितना आएगा? 40 डिग्री। क्यों? कहोगे सर अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ चुके हैं हमने, साथ साथ ये भी तो पढ़ा है कि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट होता है, तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा, कोई समस्या नहीं। और अब हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, हम यही कह रहे हैं कि इसी चीज को आप डायरेक्ट देखो, और जब डायरेक्ट देखते हैं तो उसको कहते हैं संगत कोण। उसको क्या कह देते हैं? संगत कोण। बहुत इजी समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है, कि अल्टरनेट और वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम आपस में मिलाए तो हमारा संगत कोण बन के आया, जिसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। सेम चीज अगर हम कहें, यहाँ देखोगे तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, देखो एक प्लेन फिगर की बात करें ना, एक प्लेन फिगर पे, तो यहाँ पर देखोगे ये एंगल कितना डिग्री बनता है? तो कहोगे ये टोटल 180 डिग्री बनता है। एक प्लेन फिगर पे टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का बनता है। जैसे कि अगर हम एक ऐसे बना दे और कहे कि ये वाला एक लाइन खींच दे यहाँ पे, और आपसे कहे कि ये जो एंगल है ये अगर 120 डिग्री का है, तो इधर वाला जो एंगल होगा वो कितना आएगा? तो कहोगे सर टोटल 180 होना है, 120 तो इधर हो गया, तो इधर कितना बचा? कहोगे सर 60 डिग्री बच गया, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का। बात समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल यहीं पे देखोगे कि ये भी तो एक आपका 180 डिग्री बनाएगा, यहां पर भी ये 40 है, तो ये 140 नहीं हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 140, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अगर ये 140 है तो इसके जस्ट अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट ये 140, तो ये भी कितना हो जाएगा? 140 डिग्री का कोण बनाएगा, कोई समस्या नहीं। चलो, तो ये हम अभी बात कर रहे थे करस्पॉन्डिंग का, ये वाला और ये वाला आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन हम सारा एंगल निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, सारा एंगल निकाल सकते हैं। अब कहोगे सर ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है,
इसका भी करस्पॉन्डिंग बनेगा, तो कहोगे हाँ बिल्कुल बनेगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला जो है इसके साथ करस्पॉन्डिंग बनाएगा, इसके साथ करस्पॉन्डिंग बनाएगा, तो ये भी 140 हो जाएगा, डायरेक्ट देख सकते हैं। या फिर ऐसे भी कहोगे सर ये 40 है तो इधर तो 100% 140 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होना है, और अगर ये 140 है तो ये वाला भी 140 होगा, अल्टरनेट, सॉरी ये वर्टिकली अपोजिट, ये 40 है तो ये भी इधर 40 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं। बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, हम थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से अलग से लिख दे रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ध्यान से देखना है। हम कहें कि अगर ये वाला एंगल हमारा अल्फा है और ये वाला एंगल हमारा बीटा है, ठीक है, ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा। सेम अगर हम ये कह दें कि यहां पर एक और एंगल ले लो, ये वाला एंगल मान लेते हैं कि ये C है, तो ये वाला एंगल मान लेते हैं D है, तो यहाँ C और D भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, C इक्वल्स टू D होगा, ये भी क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, C इक्वल्स टू D होगा, ये भी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, C इक्वल्स टू D हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम अगर हम इसको लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। अगर ये x है तो हम ये वाला कहें कि ये वाला अगर y है तो x और y भी क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल x बराबर होगा एंगल y, एंगल x बराबर होगा एंगल y, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये वाला जो होगा ये भी इसके बराबर होगा, सेम चीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अब आपको ऑलमोस्ट क्लियर है। तो एंगल्स के बारे में हम जितना कुछ समझ रहे हैं, इसी एंगल के बेस्ट पे ना काफी क्वेश्चंस बनते हैं जो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, इसी एंगल के बेस्ट पे ना काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है, यहां पर आपको लिखा है 5x, ये हम क्या लिखा है, 5x लिखा हुआ है, 5x प्लस 4 और ये 3x है। हमने क्या बताया अभी हमने क्या बताया अभी कि ये दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, इन दोनों का जो सम होता है 180 डिग्री। तो यहां से यहां तक का तो आपको दिया हुआ है 5x प्लस 4, और यहां से यहां तक का जो एंगल है वो दिया हुआ है 3x, यानी कि इन दोनों को हमको जोड़ने से कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो बस वही चीज लिख रहे हैं, यानी कि हम 5x प्लस 4 प्लस 3x करेंगे तो ये हमेशा कितना आना चाहिए था, 180 डिग्री का कोण बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनाता है। अब x के साथ x वाला टर्म जुड़ जाएगा, देखो 5x प्लस 3x, 5x है, 3x है, 8x हो गया, प्लस 4, तो इसको लिख दिए 8x प्लस 4 बराबर 180 डिग्री। अच्छा 4 इधर प्लस में इसको उठा के पटकोगे इस तरफ इक्वल टू के, तो ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 180 में से 4 चला जाएगा, 180 में से 4 चला जाएगा तो वो बचेगा 176, और इधर क्या रह गया हमारा 8x रह गया, और इधर बच गया हमारा 176, इधर हमारा 8x रह गया और इधर क्या बच गया 176। फर्दर अगर हम कहें x का वैल्यू, तो देखो यहाँ पर x और 8 के बीच में जो रिलेशन है मल्टीपल का है, तो इसको इक्वल टू के अपोजिट में इक्वल टू के तरफ पटक के मारोगे, ठीक है, इक्वल टू के अपोजिट साइड में फेंक के मारोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड होगा। तो x का जो वैल्यू आएगा हमारा वो आएगा 176 बटा 8, 176 बटा 8, 8 दूनी 16, 2 बार में कट गया, 8 दूनी 16, 22 बार में कट गया, यानी x का जो वैल्यू आया वो 22 डिग्री हमारा आया, x का जो वैल्यू आया वो 22 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। x का जो वैल्यू आया वो कितना, 22 डिग्री। क्लियर है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा, आगे भी हम लोग देखेंगे। अब यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े ना वही से ये सारे क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। अब यहाँ पर ये लकीरें खिंचा हुआ है, ठीक है, ये लाइन्स है हमारा, क्योंकि ये बढ़ रहा है आगे तक, ठीक है। चलो अच्छा, ये वाला बात देखोगे, अगर यहाँ से हमको ये वाला पता है, अगर यहाँ पर देखोगे इसके ऊपर में जितने भी एंगल बनेंगे इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। इधर 5y है, इधर 2y है, ये वाला भी अगर मिल जाता तो इन तीनों का हम कहते हैं कि सम कितना होता है, 180। लेकिन ऊपर वाला तो एंगल पता नहीं है, ऊपर वाला एंगल तो है ये नहीं है, कहाँ से लाए हम ऊपर वाला एंगल। तो कहोगे सर एक बात तो अभी अभी पढ़े, क्या पढ़े कि ये जो अगर नीचे वाला जो एंगल है ये ऊपर वाले एंगल के इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि अगर ये 5y है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5y होगा। और अब कहोगे सर ये तीनों का सम तो 180 होता है, हम पढ़ चुके हैं, तो अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ो, कहोगे सर 5y प्लस 5y प्लस 2y, हम तो लिख रहे हैं, क्या लिखने का तक का जरूरत है, ये कैलकुलेशन तो हम अपने दिमाग में कर सकते हैं, लिखने तक का जरूरत नहीं है। क्योंकि सर 5 5 10 12, 12y का वैल्यू 180 है, 180, 12y का वैल्यू 180, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 उधर पटक के मारोगे 180 बटा 12, 180 बटा 12, ठीक है। y का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 180 बटा 12, काट दो इसको, एक बार में चला गया 12, 6 बचा, 12 25 60, 15 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक और देखोगे अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ट्रायंगल खत्म, सॉरी लाइंस को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, कोन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्रायंगल्स की तरफ, ठीक है, ट्रायंगल्स की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग का देखोगे, हम क्या कहे थे, ठीक है। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, पहले कर लेते हैं, बेसिक से समझेंगे, हालांकि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम बताएंगे अभी। पहले तो देखोगे बेसिक से कैसे करें सर, तो हम क्या कहें कि देखो जेड बन रहा है कहीं, तो कहोगे सर यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो जेड बन रहा है, ये तो जेड बन रहा है। अच्छा हमको निकालना क्या है, कहोगे सर वाई एक्स जेड। अब तीन देखो एंगल कौन सा निकालना होगा, जो एंगल बीच में लिखा है ना उसी एंगल को निकालना है, वाई एक्स जेड। तो ऐसे पढ़ोगे, यहाँ गया वाई, वाई से एक्स, एक्स से जेड, यानी कि ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। अच्छा ये तो जेड बन रहा है यहाँ, ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई समस्या नहीं। हमने क्या बताया था कि अगर एक लाइन पे देखो इस तरीके से एंगल बन रहा है, ये अगर 120 डिग्री है, यहाँ पर ये वाला 120 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, क्योंकि सर 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, तो ये वाला हो गया 60 डिग्री, ये 60, ये 70, ये वाला कितना आएगा, ये 60, ये 70, तो ये वाला कितना आएगा। तो एक बात समझना है कि अगर एक ट्रायंगल की बात करें, तो ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल बनते हैं, ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल बनते हैं, ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल बी है, ये हमारा एंगल सी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, नोट कर। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हमको पता है ये 60 है, ये 70 है, ये वाला एंगल मान लेते हैं x है, तो हम कह सकते हैं ना कि सर एंगल 70 प्लस एंगल 60 प्लस एंगल x की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री की होगी, कोई समस्या नहीं है, बहुत सादा। अब इसको जोड़ दो, 60 और 70, 60 60 120 130, 130 प्लस x की जो वैल्यू आ गई 180 डिग्री की आ गई। फिर से क्या कहे कि 180 इस तरफ है भैया, इसको इक्वल टू के अपोजिट में पटक के फेंको, एकदम उठा के फेंको इस तरफ फेंकोगे तो ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगा वो आएगा 180 माइनस 130 डिग्री, जो कि आएगा आपका x का वैल्यू 50, x का वैल्यू आएगा क्या, 50, जो कि है ऑप्शन नंबर बी।
ये जो इतना राम कथा लिखे है ना, इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे अभी जस्ट ठीक है। तो ये आ गया हमारा 50, ये हमारा आ गया 50। ठीक है, आ जाओ। बाकी क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं, ये ट्रायंगल क्या होता है। हम बात करेंगे ट्रायंगल की, हम बात करेंगे अभी ट्रायंगल की। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल में होते हैं 3 साइड्स। ठीक है, देखो ट्रायंगल कितने तरीके का होता है, सबसे पहला सवाल। तो ट्रायंगल को ना 2 भागों में बांटा गया। एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि कोनों के आधार पर। 2 तरीके से आपको ट्रायंगल जो है उनको बांटा गया है, बेसिस ऑफ साइड्स, बेसिस ऑफ ट्रायंगल। साइड के आधार पर, साइड के आधार पर टोटल 3 ट्रायंगल्स होते हैं, जिसका फिगर आपको बना हुआ दिख रहा है। और सेम एंगल के बेस्ट पे भी टोटल 3 ट्रायंगल होते हैं। पहले हम साइड वाले की बात करें तो एक होता है स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। इसको हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो तीनों जो साइड होता है ना, इसका तीनों जो साइड होता है वो ना अलग अलग होता है। यानी कि अगर ये वाला 7 है तो ये वाला 5 होगा, ये वाला मान लो 6 होगा, तो ऐसा कुछ। मतलब साइड सेम नहीं होगी, अलग अलग वैल्यू आएगा। ये अगर लाइन, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी 6-7 मीटर है, तो ये 5 मीटर का मान लेते हैं, ये 6 मीटर का मान लेते हैं। तो इसको कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। ये हो गया हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस की खासियत क्या है कि इसके जो 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके जो 2 साइड्स हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं इसको हिंदी में। इसको, इसके 2 साइड्स आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर एक चीज और है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, उसको एक बार थोड़ा सा देखोगे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, चलो मान लो कुछ ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अब ध्यान से समझना है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो भी हम कहने वाले हैं। इसमें आपको वैसे 3 ट्रायंगल है, 3 एंगल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन तीनों एंगल को हम कह देते कि अलग अलग एंगल है। मान लेते हैं ये तीनों एंगल अलग अलग है। ये हम कहें कि ये 60 है, ये 70 है, ये 50 है। तीनों का सम 180 होगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पर भी सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। लेकिन हम अगर ये एंगल देने के बाद आपसे ये पूछ दे कि बताओ कौन वाला साइड बड़ा है, यानी कि हम कहें कि ये हमारा ए बी सी, क्या सबसे बड़ा ए बी है, क्या सबसे बड़ा सी बी है, क्या सबसे बड़ा ए सी है? ये जो तीनों साइड है हमारा ए बी सी बी और ए सी, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? अब जिस तरीके से हम ड्रॉ किया है ना, आप कहोगे सर ये वाला सी बी देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन वो बस देखने में लग रहा है, बड़ा है नहीं। हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, कैसे देखेंगे? जिस कोण, जो कोण सबसे बड़ा होगा, जो कोण सबसे बड़ा होगा, उसके सामने का जो साइड होगा, उसके सामने का जो साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा। ये हो गया हमारा बिगर साइड, ये हो गया हमारा कैसा साइड? बिगर साइड। ठीक है। जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाला जो साइड होगा सबसे बड़ा होगा। ये वाला जो हमारा साइड है ये सबसे बड़ा साइड है, सबसे बड़ा साइड है, ये सबसे बिगर साइड है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से जो कोण सबसे छोटा होगा, जैसे कि ये वाला कोण हमारा 50 डिग्री का है, तो उसके सामने का जो साइड होगा, इसके सामने का जो साइड होगा, ठीक है, ये वाला 50 डिग्री का है, तो इसके सामने का जो साइड होगा वो कैसा साइड होगा? तो कहोगे सर वो छोटा साइड होगा, स्मॉलर साइड होगा, ये सबसे स्मॉलर होगा। गलती नहीं करना है, बिल्कुल इत्मीनान से समझना है। ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा और ये बीच का साइड है, क्योंकि ये इसके एंगल भी बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बीच का साइड है। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो आइसोस्केलेस में क्या होता है कि अगर हम कहें, अब आइसोस्केलेस पे इसको देखो क्या कहें, अगर आइसोस्केलेस में क्या होता है, समद्विबाहु में क्या होता है कि 2 साइड्स तो इक्वल होते हैं, और अगर ये 2 साइड्स इक्वल है तो ये वाला साइड इक्वल है, तो हम यहाँ इसके सामने वाला जो एंगल होगा ये, और इसके सामने वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा?
इक्वल होगा। ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसमें, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलेटरल मतलब क्या होता है, जिसके तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जिसके तीनों भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है, वो हम क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं इसको हिंदी में, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारा को क्या देखना है, ध्यान से समझोगे। हम क्या कहें कि अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो इसके तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होगा। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तीनों एंगल बराबर होगा। मान लेते हैं ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x और ये वाला एंगल भी x। लेकिन हम लोग एक बात और पढ़ रखे हैं क्या, कि जो एक ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं x x x को जोड़ने पे भी, यानी x प्लस x को जोड़ने पे भी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है। तो अगर इन सबको जोड़ दे तो ये हो गया हमारा 3x का वैल्यू कितना आएगा, 180। अगर हम 3 से काट दे इसको तो x का वैल्यू आ गया 60। यानी कहने का मतलब कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो कोण बनता है अंदर कितने डिग्री का बनेगा, 60, 60 और 60। तो ये बात तो पता होगा, लेकिन ये क्यों होता है आज पता चल गया। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा इसके अंदर। ठीक है, 60, क्योंकि इसके साइड्स इक्वल है, तो साइड्स इक्वल है तो उसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, इसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, और टोटल 180 होना है तो ये 60 ही होगा। कोई समस्या नहीं है, यहां तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो अब बात करते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ साइड यानी भुजाओं के आधार पर तुमने बात कर ली, 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, स्केलेन, आइसोस्केलेस, इक्विलेटरल। लेकिन एंगल के बेस्ट पे, तो जब एंगल पढ़े थे तो उसमें हमने एक एंगल देखा था, कैसा एंगल, अक्यूट एंगल। और अक्यूट एंगल क्या था, कि जो 90 डिग्री से कम का एक कोण बनाए। ठीक है, तो वैसे ट्रायंगल जिसका एक कोई भी कोण 90 डिग्री से कम का होगा, मान लो ये 90 डिग्री से कम का है, तो ये किसको क्या कह देंगे हम, अक्यूट कह देंगे। ऑब्ट्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, किसी एक कोण क्या हो 90 डिग्री से बड़ा होगा, वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज कहलाएगा। और जो 90 डिग्री ही बने, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री ही बने, वो हमारा क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने एंगल्स के बाद हमने ट्रायंगल्स को भी बड़े प्यार से, इत्मीनान से हमने देखा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। हमारा एक हो गया स्केलेन, आइसोस्केलेस, इक्विलेटरल, अक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। 6 तरह के होते हैं टोटल, 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड, 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। चलो आगे देखोगे, हमने क्या एक बात और समझना है। अगर हम ये कहें कि ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया है, तो क्या हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, कहोगे सर हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन तीनों का सम तो 180 होना है, तो ये 60 है, ये 70 है, तो ये 50 होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अच्छा, ये वाला लाइन देखोगे, यहां से ये ऐसे और ये वाला ऐसे, इन दोनों का भी सम तो 180 होता है। तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है, ये 50 है तो ये 130 होगा, 130 डिग्री। क्लियर है। इसी चीज को ना, इसी बात को हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। डायरेक्ट कैसे देखेंगे, कि अगर हमको किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल पता है, 2 एंगल पता है, मान लेते हैं ये हमारा 70 है, ये हमारा ये भी 70 है, मान लेते हैं ये दोनों 70 है। हम सीधा कहें कि ये वाला एंगल बता दो, तो आप देखोगे क्या कि यहां पर क्या हुआ कि ये 60 और ये 70 दोनों का सम कितना हो रहा है, 130। तो ये सम ही तो आता है यहाँ, यानी कि इन दोनों का सम ही ये वाला ट्रायंगल का एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा, यानी 140। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 140। क्यों हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पर भी सेम चीज, यहाँ पर ये 70 है तो ये कितना आएगा, ये 40 ही तो आएगा, और इन दोनों का सम फिर 180 बनना चाहिए, तो ये 140 हो जाएगा। तो ये चीज हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पर बात वही है कि अगर ये वाला एंगल ए है तो एंगल बी है, और ये एंगल डी है, तो हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि एंगल ए
प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, इक्वल्स टू एंगल डी। और जब हम एक क्वेश्चन जब डिस्कस कर रहे थे ना, सेम क्राइटेरिया हम वहां पर भी अप्लाई कर सकते थे। फॉर एक जो क्वेश्चन हम लोग पीछे देखे थे, देखोगे इस वाले क्वेश्चन में हम क्या आपको टोटल बताया कि ये 70 है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर से 70 होगा, ठीक है। फिर हम ये निकाले, यहां से 120 किए तो फिर ये 60 निकाले, तब जाके हमारा आंसर आ रहा था, ठीक है, तब जाके हमारा आंसर आ रहा था। अब अगर हमको डायरेक्ट निकालना होता तो देखो ऐसे निकालते कि ये वाला हमारा कितना है, इन सबको भी भूल जाओ। चलो एक तरीका तो आपने सीखा पहले, एक और तरीका समझोगे, इन सबको भूल जाना है, इन सबको हमको भूल जाना है, किसी चीज को याद नहीं रखो, हमको बस इतना देखना है कि सर ये 60 है, ये 70 है, ये भी 70 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 70 प्लस दिस, इन दोनों का सम 120 डिग्री बनेगा, इन दोनों का सम जो होगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। तो हम अगर इस वैल्यू को निकालना चाहें, अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो आप सिंपली ये कहोगे कि सर 70 प्लस x कर देंगे तो ये 120 डिग्री का हमारा कोण बन के आएगा, ठीक। यहां से x का वैल्यू निकालना है, 70 को उठाओ और इस तरफ पटको, अगर 70 यहाँ पॉजिटिव है तो उस तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 120 में से हम 70 को घटा देंगे, 120 में से हम 70 को घटा देंगे, ठीक है। 120 में से हम 70 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 50 आएगा क्या, x बराबर कितना आएगा, 50 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आएगा। जो इतना बड़ा जो सॉल्यूशन निकाले थे ना, उतना ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं।